नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार विदा ब्रांड में। मैं आशीष। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक विशेष टॉपिक के विषय में। आप लोग प्रायः गाँव में रहते हैं या फिर शहरों में रहते हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे उन गाँव और शहरों के विषय में। एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सुविधाएँ हैं जो प्राचीन काल में गाँव में होती थी और शहरों में होती थी। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के विषय में। यह कक्षा 6 की NCERT का चैप्टर नंबर 8 है। लोहे के औजार और खेती। तो क्या हुआ था प्राचीन काल में, जब गांव का बसना प्रारंभ हुआ, तो जब नवपाषाण काल आया तो वहाँ पे लोग झुंड बनाकर पहले कबीलों में रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ और कृषि के विकास होते ही लोग झुंड से निकलकर एक गांव के रूप में रहने लगे और गांव में रहने लगे। गांव में खेती किसानी पशुपालन आदि करते करते फिर एक स्थिति ऐसी आई कि वह सभी लोग क्या हो गए, नगरों का निर्माण करने लगे और नगरों में रहने लगे। अब हम लोग जानते हैं कि लोहे और खेती का प्रयोग सर्वप्रथम कैसे और क्यों प्रारंभ हुआ। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ था। कब से? लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रथम बार लोहे का प्रयोग हुआ भारत में। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार व हथियार बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व लोहे का प्रयोग हुआ? महापाषाण काल में जो कब्रें प्राप्त हुई हैं वहाँ पे लोहे के औजार व हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। लोहे के औजारों का उपयोग प्रायः शिकार करने में या फिर खेती किसानी के उपकरण बनाने में किया जाता था। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें कुल्हाड़ियाँ, हलों के फाल आदि हैं। कैसे? देखिए, 2500 वर्ष पूर्व लोहे के बढ़ते प्रयोग का उपयोग किन किन रूपों में देखा जा सकता है? कुल्हाड़ियों के रूप में। कुल्हाड़ियों का उपयोग जो किया जाता था उस समय जंगलों को काटकर कबीला बसाने के लिए एक स्थान विशेष बनाना या फिर नगरों के निर्माण के लिए जंगलों को काटना, इन सभी के उपयोग में हम लोग कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। हलों के फालों का निर्माण किया जाता था कृषि का उपयोग करने में, अर्थात कृषि के उपकरणों को बनाने में। तो लोहे का प्रयोग इन दो क्षेत्रों में विशेषकर किया जाता था। अब जानते हैं कृषि उपज बढ़ाने के उपाय कौन कौन से प्रायः उस समय थे। तो देखिए, उस समय क्या किया जाता था कि नॉर्मली ऐसे ही जो बीज होते थे उनको खेतों में बो दिया जाता था और प्राकृतिक वर्षा पे हम लोग निर्भर थे। लेकिन थोड़े समय बाद जब लोहे का प्रयोग होने लगा, आसानी से मिलने लगा लोहा, तो लोग क्या किया, उसको खेतों को जोतने लगे और साथ ही साथ सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार के नहरों तालाबों आदि का क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। देखिए, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जैसे आज आप लोग देखते होंगे, अगर आप कर ना दे तो देश क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। आप कर देते हैं तभी देश का विकास होता है। उसी प्रकार अगर समृद्ध गांव के लोग अगर अपना कर या फिर किसानी से अर्थात खेती से प्राप्त कुछ जो धन होता था, थोड़ा हिस्सा अपने खेती के उपज के अगर राजा को ना देते तो राजा उस समय स्थिर नहीं रह सकते थे, अर्थात उनका राजपाट नहीं चल सकता था, वह अपना राज्य कार्य नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार कृषि के विकास में औजार व रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। प्रारंभ में क्या हुआ था, हमने अभी बताया कि ऐसे बीजों को बो दिया जाता था। तो क्या किया गया, अब वहाँ पे औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। हलों का, लोहे के फालों का, पहले लकड़ी का होता था तो फिर लोहे का होने लगा। फिर रोपाई की जाने लगी। धान को पहले क्या किया जाता, ऐसे बो दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाता था कि छोटे छोटे पौधों उत्पन्न किए जाते थे। पहले मतलब छोटे छोटे पौधों का उत्पादन किया जाता था, फिर उत्पादन के बाद उनकी रोपाई खेतों में किया जाता था। उसी तरह सिंचाई भी एक काफ़ी उपयोगी साबित हुई। अगर हम लोग प्रायः प्राकृतिक वर्षा पे ही निर्भर रहेंगे तो कभी कभी क्या होता है, बाढ़ भी आ सकती है और कभी कभी सूखा भी हो सकता है, तो जिस कारण से हमारी फसलें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। लेकिन उस समय सिंचाई का भी प्रयोग किया जाने लगा। सिंचाई के लिए क्या उपयोग करते थे? नहरों का, कुओं का, तालाब और कृत्रिम तालाबों का उपयोग क्या किया जाता था, कृषि के रूप में प्रयोग किया जाता था। अब जानते हैं गाँव में कौन रहते थे। गाँव में प्रायः इंसान ही तो रहेंगे, है ना। तो वैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में जो वहाँ के गांव थे, वहाँ पे 3 प्रकार के लोग रहते थे। पहले जान लीजिए भारत का। देखिए, ये रफली चित्र है, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे बना लीजिए, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये उत्तर का हिस्सा हो गया, दक्षिण का हिस्सा हो गया। ये उत्तरी है और ये दक्षिण का क्षेत्र है, ठीक। जो यहाँ के क्षेत्र थे
वहाँ पे 3 प्रकार के लोग रहते थे। तो दक्षिण की ओर पहले चलते हैं। दक्षिण में जो तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी थे, अर्थात बड़े भूस्वामी अर्थात जिनके पास बहुत ही अर्थात 100 150 बीघा की जो जमीन होती है उतनी जमीन थी, तो उनको क्या कहा जाता था? वेल्लाला कहा जाता था। क्या कहा जाता था उन लोगों को? वेल्लाला कहा जाता था। फिर दूसरे प्रकार के लोग थे साधारण हलवाए, ऐसे लोग जिनके पास जमीन ज़्यादा नहीं होती थी, मतलब थोड़ी सी जमीन होती थी, उन्हीं से अपना खेती का कार्य करते थे और जीवन यापन करते थे, तो उनको कहा जाता था दक्षिण में उड़वार। क्या कहा जाता था? उड़वार कहा जाता था। और कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिनके पास भूमि ही नहीं होती थी, अर्थात वह बड़े जो भूमि स्वामी थे उनके खेतों में जाते थे और खेती का कार्य करते थे, और उससे जो प्राप्त होता था धन या फिर राशन आदि, उन्हीं से अपना क्या करते थे? जीवन यापन करते थे। उनको कहा जाता था दास, कैडेसियार या फिर कहा जाता था अधिमाई। ये तीनों जो शब्द हैं वेल्लार, उड़वार और अधिमाई शब्द, यह संगम साहित्य में है। कहाँ से? संगम साहित्य से उल्लिखित है। संगम साहित्य, इनका जो इस साहित्य का जो निर्माण है वह 2300 वर्ष पहले हुआ था। संगम साहित्य इसका नाम इसलिए है क्योंकि मदुरई के जो कवि सम्मेलन होते थे वहीं से इनका संकलन किया गया है। अब चलते हैं हम लोग उत्तर की ओर। कहाँ? भारत के उत्तरी क्षेत्र अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों की ओर चलते हैं। वहाँ पे भी 3 प्रकार के लोग ही पाए जाते थे। कैसे? उत्तरी क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक जो होते थे इस समय के जमींदार, कुछ कालांतर में उनको जमींदार भी कहा जाता था, जमींदारी प्रथा भी चलती थी, अर्थात बड़े बड़े भूखंडों पर एक अकेले व्यक्ति का क्या होता था? शासन होता था। जो ग्राम भोजक का पद था वह प्रायः अनुवांशिक था। अनुवांशिक किस लिए? अगर उसका पिता जमींदार है तो उसका बेटा भी जमींदार होगा और उसके बेटे का बेटा भी जमींदार होगा, अर्थात यह पद कैसा हो गया था? अनुवांशिक हो गया था। प्रायः जो गांव का ग्राम भोजक था वही न्यायाधीश का भी कार्य करता था, पुलिस का भी कार्य करता था, अर्थात दंड और न्याय आदि का कार्य जो करता था वह ग्राम भोजक ही करता था। गांव की सारी शासन व्यवस्था का प्रबंधन भी ग्राम भोजक ही करता था। तो ग्राम भोजक को ही जब बड़े बड़े साम्राज्य उत्पन्न हुए, जैसे महाजनपद काल में हमने देखा वज्जी और मगध जैसे महासाम्राज्यों की उत्पत्ति हुई, तो वहीं पे जो बड़े महासाम्राज्य के महाराजा होते थे वह लोग ग्राम भोजक को ही कर वसूलने का कार्य दे देते थे। अब जो दूसरे प्रकार के लोग थे छोटे किसान थे, इनके पास अपनी स्वयं की जमीन होती थी, जैसे यहाँ पे उड़वार के पास होती थी, छोटे छोटे खंडों के रूप में जमीन होती थी और उन्हीं पर अपना कृषि कार्य करके जीवन यापन करते थे। और तीसरे प्रकार के जो लोग थे, अधिकांश गांवों में इनकी संख्या ज़्यादा थी, तो इनको कहा जाता था कर्मकार, मजदूर, जो कि बड़े भूस्वामियों के खेतों पे जाते थे, कृषि कार्य करते थे और उत्पन्न अर्थात प्राप्त राशन से अपना जीवन यापन करते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई व बुनकर आदि रहा करते थे। इस प्रकार हमने जाना आदिकाल से अब तक के गांवों के विषय में। अब हम लोग प्राचीन नगरों के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। प्राचीन नगरों के विषय हम लोग किन माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? पहला, उन नगरों के विषय में हमको कहानियाँ प्राप्त हों, या फिर कोई यात्री उनके विषय में यात्रा विवरण दिया हो, या फिर मूर्ति कला के माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है वहाँ से, और पुरातात्विक खोजों के माध्यम से तो हम लोग जानकारी प्राप्त ही कर सकते हैं। तो आपने प्रायः जातक कथाओं के विषय में तो सुना ही होगा। जातक कथाएं का जो संकलन था उनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया। इन कथाओं के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के उपदेश परक बातों की जानकारी प्राप्त होती है। इन्हीं के माध्यम से हमें विभिन्न नगरों के वहाँ की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। शहरों, गाँव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग या खंभों पर सजाया जाता था जहाँ पे लोग रहते थे, अर्थात आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो प्राचीन काल के मूर्तिकार थे वह सामाजिक स्थितियों को अपनी मूर्तियों के माध्यम से प्रत्येक जगह पर उकेर देते थे। वह जगह विशेषकर कौन से होते थे? ऐसे जगह जहाँ पे लोग प्रायः आया जाया करते थे, और परकोटों पे भी उनका विभिन्न प्रकार का छाप दिखाई देता है। जैसे परकोटे क्या होते हैं ये जान लीजिए। जैसे आपका ये महल है, ठीक है, तो आपके महल के चारों एक 4 दीवारी होगी, वो उस 4 दीवारी पे बहुत सारी सेना आ और जा सकती है। तो इन्हीं पर जो मूर्तियां बनाई जाती थी, चित्र किए जाते थे, उनको क्या कहते थे?
परकोटे, चार दीवारी को परकोटे कहते थे और उसी परकोटों पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां झलकती थी। आपने सांची का स्तूप भी देखा होगा, वहाँ पे यह वाला जो भाग है, ये आगे का सबसे भाग है, वहाँ पे भी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ मिलती हैं, अर्थात ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई शैली मिलती है और विभिन्न प्रकार के बहुत ही मनोरम चित्रों को उकेरा गया है। तो इसके माध्यम से हमको क्या प्राप्त हो सकता है जानकारी, उसकी सामाजिक जीवन के विषय में, नगरों के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। कभी कभी देखा गया जो पुरातात्विक खोजों में प्रायः प्रत्येक जो नगर है वहाँ से वलय कूप प्राप्त हुए हैं। इन वलय कूपों का प्रयोग प्रायः मल मूत्रों के एकत्रीकरण में किया जाता था और नाली से आने वाले कचड़ों के एकत्रीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता था और कभी कभी इनका प्रयोग कूड़ेदान के रूप में भी किया जाता था। ये जो वलय कूप हैं यह नगरों के प्रत्येक घरों में मिलते थे। क्या? नगरों के प्रत्येक घरों में वलय कूपों का निर्माण कराया जाता था और इनमें मलमूत्रों का एकत्रीकरण, नाली से आया हुआ कचरा और कूड़ेदान का रूप में उपयोग किया जाता था। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेषों को कम प्राप्तिकरण यहाँ पे हुए, अर्थात जो वहाँ के बाजार थे और आम घर थे उनके अवशेष बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रायः जो घर होते थे वह कच्ची ईंटों के बने होते थे और उनके छप्पर जो होते थे वह लकड़ी के बने होते हैं, जिस कारण से वह अधिक दिनों तक चल नहीं सकते थे, अर्थात वह अधिक साल तक स्थिर तो नहीं हो सकते क्योंकि उसमें दीवार लग जाएगा और विभिन्न प्रकार के ऐसे कीड़े लग जाएंगे जो उसको खाकर नष्ट कर देंगे। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों से भी हमें पता चलता है। ऐसी ही एक विस्तृत विवरण हमें भरूच के विषय में भी प्राप्त होता है, जिसको एक यूनानी नाविक था उसने लिखा है। भरूच का जो यूनानी नाम है वह है बेरीगाजा। क्या चीज़? भरूच का जो यूनानी नाम है वह है बेरीगाजा। इसमें नाविक ने कहा कि यह एक पत्तन है और पत्तन पे जो नाविक व्यापार करने के लिए आते थे उनका नाव चलाना बहुत ही कठिन होता था। क्यों? क्योंकि उसका जो पत्तन था वो बहुत सकरा था। यहाँ से प्रायः हाथी के दांत, जड़ी बूटियाँ और विभिन्न प्रकार की जीवन उपयोगी वस्तुओं का क्या किया जाता था? निर्यात आयात। वहाँ के जो नाविक थे वह महाराज के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वस्त्र लाते थे और विभिन्न प्रकार के क्या लाते थे? उपहार लाते थे। इस प्रकार हमने नगरों के विषय में एक सूक्ष्म परिचय या फिर कह लीजिए जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे पुरातात्विक खोजों से प्राप्त सिक्कों के विषय में। सिक्कों के माध्यम से संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। जहाँ पे अधिक सिक्के प्राप्त हुए उनको अधिक प्रभुत्व संपन्न क्षेत्र माना गया, अर्थात उनको धनवान नगर माना गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनमें से जो सबसे पुराने सिक्के थे वह आहत सिक्के थे। कैसे सिक्के थे वो? आहत सिक्के थे। इन सिक्कों का निर्माण चांदी या तांबे की चादरों से काटकर बनाया जाता था। इन पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ उकेरी जाती थी। इन्हीं को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहे जाते थे। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इनको क्या कहा गया? आहत सिक्के कहा गया। अब हम लोग जानते हैं नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र कैसे थे। हम जानेंगे इसमें मथुरा के विषय में, वह किन किन व्यापारों का एक केंद्र था और वहाँ पे कौन कौन से धर्म अधिक प्रचलित थे। तो मथुरा 2500 साल पहले से ज़्यादा समय से एक अधिक महत्वपूर्ण नगर रहा है। वह क्यों रहा है? क्योंकि यह नगर जो है यातायात व व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था, अर्थात जो मथुरा था यहाँ से दो यातायात के व्यापार के रास्ते मिलते थे। पहला रास्ता था उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाने का, अर्थात उत्तर से पश्चिम के माध्यम से पूरब जाएं, वह एक रास्ता था। दूसरा रास्ता जो था वह उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता था, अर्थात जो मथुरा था वहाँ से मध्य एशिया के लिए भी व्यापार होता था और वहाँ से दक्षिण भारत में भी व्यापार होता था। दक्षिण भारत सहित श्रीलंका आदि देशों से भी व्यापार होता था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था इसलिए यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वह विश्व प्रसिद्ध थी। यहाँ की मूर्तियों को फ्रांस, यूनान आदि देशों में भेजा जाता था। किनके माध्यम से? जलयानों के माध्यम से। श्रीलंका आदि जगहों पर भी यहाँ की मूर्तियाँ प्रचलित थीं। मथुरा 2000 साल पहले कुषाणों की राजधानी थी। कुषाण एक महत्वपूर्ण वंश था जो हमारे भारतीय शासन में बहुत ही उत्थान का काल रहा है। ठीक है,
यह विभिन्न धर्मों का केंद्र भी रहा, अर्थात मथुरा जो था यह विभिन्न धर्मों का केंद्र भी रहा। उनमें से कृष्ण भक्ति बहुत ही प्रमुख है। यहाँ के सूरदास भी बहुत अधिक फेमस है। अष्टछाप के कवि भी कृष्ण भक्ति से संबंधित है। जैन और बौद्ध धर्मों का भी इसमें बहुत ही अधिक सम्मान मिला है, अर्थात इस नगर में जैन और बौद्ध धर्मों को भी अधिक समानता के साथ देखा गया है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बौद्ध विहार और जैन विहारों का भी निर्माण किया गया है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। यह अभिलेख प्रायः दान के विषय में बताते हैं। इन अभिलेखों में सूक्ष्म अभिलेख मिले हैं जिन पे बुनकरों, राजा और शिल्पकारों के माध्यम से जो व्यापार दिया जाता था उनके विषय में इनमें लिखा गया अभिलेख में। अब जान लेते हैं नगर के शिल्प और शिल्पकारों के विषय में। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने भी मिले हैं, अर्थात जो प्राचीन काल के स्थल हैं वहाँ से विभिन्न प्रकार के शिल्पों के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। इनमें से मिट्टी के बहुत पतले व सुंदर बर्तन मिले हैं, अर्थात ऐसे बर्तन जिनका जो आकार है वो बहुत ही पतला है और वो काले रंग के बर्तन हैं और मजबूत भी हैं। उनको क्या कहा गया? उत्तरी काले चमके पात्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रायः पात्र हैं काले रंग के वह उत्तर भारत के क्षेत्र में ही अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अब इनको बनाते कैसे थे? तो उस समय मिट्टी का जो चाक होता था उस चाक पे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता था और उसको उच्च ताप पे क्या करता था? सेकता था या फिर कह लीजिए भूंजता था। और भूंजने के कारण वह अत्यधिक काली हो जाती है। उसकी जो बाहरी परत होता था, ये बाहरी परत जो होता था ये काला हो जाता था और काला हो जाने के कारण यह बहुत ही मजबूत हो जाता था और पतला तो था ही, यह अधिक मजबूत हो जाता था। फिर जो कुम्हार होता था उस पर काले रंग का क्या कर देता था? पेंट कर देता था, जिस कारण से ये अधिक क्या हो जाती थी? इसकी सतह चमकीली हो जाती थी और इस कारण इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी काले चमके पात्र कहा जाता है। वस्त्र उत्पादन भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण शिल्प था। इनमें उत्तर में वाराणसी प्रमुख केंद्र था और दक्षिण में मदुरई प्रमुख केंद्र था वस्त्र उत्पादन के लिए। यहीं से विभिन्न क्षेत्रों में जैसे यूनान हो गया आदि क्षेत्रों में, यूनान, श्रीलंका आदि क्षेत्रों में यहाँ के बने वस्त्र भेजे जाते थे। व्यापारियों व शिल्पकारों ने संघ का निर्माण किया। उस संघ को क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारियों और शिल्पकारों के संघ को क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था? कच्चा माल देना और माल की आपूर्ति करना, अर्थात अगर माल बन गया है तो उसको विभिन्न क्षेत्रों तक यातायात के माध्यम से पहुंचाना और वहां से जो कच्चा माल है उसको ले आना और पक्के माल को निर्यात करना। यही सारे कार्य क्या थे? शिल्पकारों के श्रेणी का कार्य था। और व्यापारियों की जो श्रेणी थी उसका कार्य था व्यापार का संचालन करना। क्या करना? व्यापार का संचालन करना व्यापारियों की श्रेणियों का कार्य था। श्रेणियां प्रायः बैंकों का कार्य भी करते थे। वह किस प्रकार? बैंक आप लोग जानते हैं, बैंक में विभिन्न प्रकार के धनों का जो होता है वो जमाव होता है, अर्थात वहाँ पे लोग अपने धन धान्य को रखते हैं, लॉकर होते हैं वहाँ पे रखते हैं जेवरात वगैरह और पैसे तो जमा ही करते हैं। तो वहाँ उस समय भी बैंकों का प्रयोग किया जाता था, जहाँ लोग अपने पैसा को जमा करते थे। उन पैसों का प्रयोग वे व्यापारी निवेश के लिए करते थे, निवेश में लाभ कमाते थे और जो लाभ का कुछ भाग होता था वह पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को दे देते थे या फिर मठों आदि धार्मिक संस्थाओं को दे देते थे। इस प्रकार हमने नगरों के व्यापार के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिए। वहाँ पे कौन कौन से व्यापार अधिक प्रचलित थे? वस्त्र व्यापार और मिट्टी के बर्तन, उनके निर्माण के विषय में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे पांडिचेरी के अरिकमेडु एक प्रमुख नगर के विषय में। अब हम लोग अरिकामेडु जो कि पांडिचेरी के एक प्राचीन नगर है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, अर्थात अरिकामेडु एक बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ से दूर दूर से व्यापार होता था और यहाँ पर अनेकों देशों का जो सामान होता था जहाज़ों के माध्यम से यहाँ पे उतारा जाता था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। अगर बंदरगाह है तो गोदाम रखना भी बहुत ही अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जो आयातित वस्तु होगी और निर्यातित वस्तु होगी उसका एक जमाव करने के लिए कोई तो स्थान होना चाहिए, नहीं तो बारिश होगी या भी कोई विपदा आ गई तो क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा और ख़राब भी हो सकता है। इसलिए गोदाम वहाँ पे बनाए गए थे।
यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं। एम्फोरा कैसा पात्र होता है? एम्फोरा एक ऐसा पात्र होता है जिसके दोनों ओर पकड़ने के लिए बना होता है और नीचे एक बेस होता है। इसको, यह एक यूनानी शब्द है। एम्फोरा कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है, जिसको हिंदी में वास कहा जाता है, जिसमें हम लोग गुलदस्ता आदि ये रखते हैं ना, ऐसे फूल आदि रखते हैं। यही क्या है? एम्फोरा पात्र है। साथ ही यहाँ पे एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार पात्र भी मिले। कैसे? एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार पात्र भी मिले हैं। अब एरेटाइन क्या है? एरेटाइन जो है वह इटली का एक नगर है जहां से ये बर्तन आयात किए जाते थे, जिस कारण इसको क्या कहा गया? एरेटाइन कहा गया। अब जानिए एरेटाइन बनाते कैसे थे। ऐसे बर्तनों को मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अर्थात कैसे बनाया जाता था? मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ऐसे भी बर्तन हमें मिले हैं जिनका डिजाइन रोमन तो था, परंतु यो भारत में ही बनाए जाते थे। अर्थात उनका डिजाइन विदेशी था, लेकिन भारतवासियों ने उसको अपना बनाकर उसे भारत में ही बनाते थे। जैसे रोमन लैंप हो गया, शीशे के बर्तन हो गए और विभिन्न प्रकार के रत्न, उनको भी भारत में ही बनाना शुरू कर दिया गया। साथ ही साथ छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के लिए उपयोग में लाए जाते थे। अर्थात ऐसे पात्र रहे होंगे, उसमें कोई भी वस्त्र रहा होगा, इसको ऐसे डालते होंगे इसमें और एक नया रंगीन वस्त्र क्या हो जाता था? निकल जाता। जैसे होली खेलते हैं आप लोग ना प्रायः, तो होली में आप चिकने चिकने बने रहते हैं, एकदम मस्त लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? कोई आया है, आपको विभिन्न प्रकार का रंग, इधर से हमारा छपाक, उधर से हमारा छपाक, तो क्या होता है? आप भी रंग जाते हैं। उसी प्रकार वस्त्र भी जैसे थे, उनको भी रंगीन करने के लिए इस पात्र में डाला जाता था और वो रंगीन हो जाते थे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले। अर्थात हमारे देशवासी भी उस समय बहुत ही आगे थे, वो लोग कृत्रिम रत्नों को भी बनाना सीख चुके थे। ठीक है, तो अब तक हमने अरिकामेडु का एक सूक्ष्म परिचय प्राप्त कर लिया है। यह वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।